हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन 247 में। इंटेलिजेंस पे चर्चा करनी है, एक कंप्लीट सेशन होगा और इसका सेकंड पार्ट भी अपन अपलोड करेंगे। बट ये बहुत ज़्यादा हो जाता, लेंदी वीडियो हो जाता, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके दो पार्ट बनाए गए हैं। सबसे पहला है जिसमें हम जानेंगे बुद्धि और उसके परीक्षण के बारे में, बुद्धि क्या है और बुद्धि परीक्षण कितने तरह के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और दूसरा जो होगा वो बुद्धि के बारे में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट की ओर आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी आप अपनी मर्जी के हिसाब से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं अगर आपको क्वालिटेटिव लगता है तो। यहाँ से बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो नाम आएगा फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में, ये ईयर याद रखिएगा, और इसमें इन्होंने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब सर फ्रांसिस गाल्टन के बारे में बात कर रहे हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? यूजेनिकी का जनक। इंग्लिश में अपन इसे यूजेनिक्स बोल देते हैं। यूजेनिक्स, फादर ऑफ यूजेनिक्स, या फिर यूजेनिकी का जनक कहा जाता है। और इनकी एक बुक भी है बड़ी फेमस सी, हेरिडेटरी जीनियस। हेरिडेटरी जीनियस नाम की बुक जो है वो सर फ्रांसिस गाल्टन ने ही लिखी थी। अब आगे बात करते हैं कि बुद्धि है क्या। बुद्धि के बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उस समय पे। किसी ने कहा बुद्धि समायोजन की क्षमता है, किसी ने कहा सीखने की क्षमता है, किसी ने कहा अमूर्त चिंतन की क्षमता है। तो किसने कहा कि समायोजन की क्षमता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टर्न, क्रूज, बर्ट, काल्विन और फ्रीमैन, इन्होंने कहा बुद्धि समायोजन की क्षमता है। आगे बात करें, कुछ लोगों ने कहा कि सीखने की क्षमता है, तो उनमें शामिल हैं बकिंघम, डियरबॉर्न, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और फ्रीमैन। फ्रीमैन इन तीनों में शामिल हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बाकी थॉर्नडाइक को याद रख सकते हैं आप इसमें। बकिंघम, डियरबॉर्न, मैकडूगल और थॉर्नडाइक जो हैं, उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो सीखने की क्षमता है। अब किसी ने कहा अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो किस किस ने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है? उसमें है बिने, स्पीयरमैन, टर्मन और फ्रीमैन। फ्रीमैन इन सब में शामिल हैं, ये कॉमन है, याद रखिएगा, बाकी आप ध्यान दे सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से किसने बुद्धि को सीखने की क्षमता कहा या नहीं कहा। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगर वास्तव में हम बात करें कि बुद्धि है क्या, तो एक शब्द में या एक लाइन में हमें आंसर मिलेगा कि बुद्धि एक प्रकार का अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त संप्रत्यय है मतलब अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, इस तरह की परिभाषाएं तो बहुत सारी चल रही थी, बट सर्वप्रथम जो बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी गई वो बोरिंग द्वारा दी गई। और कब दी गई थी? 1923 में। बोरिंग ने कहा बुद्धि के बारे में कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, और इसे औपचारिक परिभाषा माना गया। मतलब इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, मतलब बुद्धि परीक्षण जिस चीज़ को मापता है वही तो बुद्धि है, ऐसा इन्होंने कहा। अब देखिए कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं इनके बारे में। इन दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन अगले पार्ट में होगा। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में 7 मानसिक क्षमताएं होती हैं, मतलब 7 मानसिक क्षमताएं, या इन जिन्हें हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी कह देते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि पीएमए की बात किसने की, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात किसने की? तो थर्स्टन ने की। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। बात करें आगे, गिलफोर्ट, गिलफोर्ट के नाम को याद रखिएगा आप, और इन्होंने कहा बुद्धि में 150 क्षमताएं होती हैं, लेकिन वर्तमान में जो अब अपडेटेड है वो 180 होती हैं। अब ये 150 और 180 क्या है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा, और इस पर भी आप देख सकते हैं कि जितनी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब चीज़ को कवर किया गया है। अब बात करते हैं, एक नाम आता है पीई बर्नन। हर चीज़ को ध्यान से समझते जाइएगा। पीई बर्नन ने बुद्धि संप्रत्यय के 3 अर्थ बतलाए। पहला उन्होंने कहा जननिक क्षमता के रूप में। अब जननिक क्षमता के रूप में मतलब इसे बुद्धि का आनुवंशिक गुण माना गया। आनुवंशिक गुण माना गया मतलब जीनोटाइप माना गया। दूसरा है प्रेक्षित व्यवहार के रूप में, मतलब ऑब्जर्व बिहेवियर के रूप में माना गया, और इसे फिनोटाइप माना गया। अभी फिनोटाइप क्या होता है? जो जीन्स एवं वातावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो उसे अपन फिनोटाइप कह देते हैं। अब तीसरा क्या है? परीक्षण प्राप्तांक के रूप में। अब परीक्षण प्राप्तांक के रूप में जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट मापता है वही हमारा प्राप्तांक होता है। अब एक नाम आता है हेब। हेब ने जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि को बुद्धि ए कहा, इसे बुद्धि बी कहा, और परीक्षण प्राप्तांक के रूप में इसे क्या कहा? इंटेलिजेंस सी, मतलब बुद्धि सी कहा। तो हेब का नाम भी याद रखिएगा। इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ चीज़ें और जो ईएल थॉर्नडाइक के बारे में बताई गई हैं। देखिए ईएल थॉर्नडाइक
बिल्ली वाले बाबा के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, बड़े फेमस हैं, इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। 3 प्रकार कौन कौन से बताए समझ के रखिएगा। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो पहली बार में वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सेकंड टाइम नोट्स बनाइएगा। पहला है सामाजिक बुद्धि, मतलब सोशल इंटेलिजेंस। दूसरा है अमूर्त बुद्धि, मतलब अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और तीसरा है मूर्त बुद्धि, मतलब कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। यहाँ से क्वेश्चन ये तो ठीक है कि इनमें से कौन सी बुद्धि का प्रकार थॉर्नडाइक द्वारा नहीं बताया गया। इन 3 को आप याद रखेंगे, चौथा ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। बट यहाँ से भी कुछ चीज़ें डीप में पूछता है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ऐसी सामान्य मानसिक क्षमता, हम सामाजिक बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें क्या चीज़ शामिल हो, व्यवहार कुशलता शामिल हो, सामाजिक कौशलता मतलब सोशल स्किल शामिल हो, एक इफेक्टिव बिहेवियर शामिल हो मतलब एक प्रभावपूर्ण व्यवहार शामिल हो, और अच्छा आचरण करना मतलब समाज में आप कितने बेहतर तरीके से व्यवहार करते हैं ये चीज़ शामिल हो, सामाजिक कार्यों में कितना आप हाथ बटाते हैं ये चीज़ शामिल हो, तो ये क्या कहा जाएगा, सामाजिक बुद्धि कहलाएगी। और ये चीज़ किस में होती है, जैसे राजनेता वगैरह जो पॉलिटिशियन होते हैं उनमें होती है, क्योंकि जब जैसे ही चुनाव आता है बड़े सामाजिक से बन जाते हैं। और बाकी लोगों में भी हो सकती है जो ऐसे कार्यों में अपना योगदान देते हैं। अब बात करें अगर अमूर्त बुद्धि मतलब अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की, तो इसके बारे में एक चीज़ जान लेना जरूरी है कि अमूर्त विषयों के बारे में मतलब अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट के बारे में सोचने की या चिंतन करने की जो क्षमता है वो अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहलाती है। और ऐसी बुद्धि किस व्यक्ति में होती है, देखिए कलाकार, कहानीकार कह सकते हैं, पेंटर कह सकते हैं, मैथमेटिशियन कह सकते हैं, इनमें जो होती है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। अब इसमें होता क्या है, ऐसी बुद्धि में जो व्यक्ति होता है वो शब्दों का, सिंबल्स का मतलब प्रतीकों का, तथा अन्य अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करता है या उनके सहारे चिंतन करता है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़, एक फैक्ट आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे कि ईएल थॉर्नडाइक द्वारा जिसे अमूर्त बुद्धि कहा गया, उसे कुछ लोगों ने क्या कहा, सैद्धांतिक बुद्धि मतलब थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस। तो ये पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक द्वारा बताई गई बुद्धि के प्रकार में किसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है या कहा गया है। तो अमूर्त बुद्धि को मतलब अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस को कहा गया है सैद्धांतिक बुद्धि। तो बहुत प्यार से आपने समझ लिया इन चीज़ों को। कंप्लीट वीडियो देखिएगा क्योंकि 95% क्वेश्चन यहाँ से आप डील कर पाएंगे, इतनी गारंटी देता हूँ, क्योंकि बहुत ही क्वालिटेटिव वीडियो है और इतना डिटेल डिस्कशन शायद ये कि यूट्यूब में फ्री कोई उपलब्ध कराता हो आपके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे मूर्त बुद्धि की मतलब कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अब मूर्त चीज़ों के बारे में सोचना, समझना, आवश्यकता अनुसार उन्हें मैनिपुलेट करना मतलब उनमें हेर फेर करना, उनमें परिवर्तन करना, तथा उन्हें अपने लिए यूजफुल आप बना सकते हैं कैसे, वो चीज़ कहलाती है मूर्त बुद्धि। अब ये किस में होती है, जैसे आप शिल्पकार कह दें, इंजीनियर कह दें, और कुशल कारीगर, कारीगर कह सकते हैं, कारीगर कह सकते हैं, ठीक है, इनमें क्या होती है, मूर्त बुद्धि होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंजीनियर में इनमें से किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या मूर्त बुद्धि। तो इंजीनियर जो होता है वास्तव में चीज़ों को टच करके उनमें परिवर्तन करके अपने हिसाब से अपने लिए उपयोगी बनाता है, तो उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, मूर्त बुद्धि पाई जाएगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखिए बात करते हैं मानसिक आयु की। व्हाट इज मेंटल एज, मानसिक आयु क्या है, और मानसिक आयु का सर्वप्रथम संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने 1908 में दिया था। अल्फ्रेड बिने, बुद्धि का नाम आए और अल्फ्रेड बिने का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अल्फ्रेड बिने ने 1908 में मानसिक आयु मतलब मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये होती क्या है मानसिक आयु, कैसे समझ पाएंगे कि मानसिक आयु क्या है। देखिए अगर 6 वर्ष का कोई बच्चा है और 8 वर्ष के बच्चे के लिए बने बुद्धि परीक्षण को पास कर जाता है या उसमें सफल हो जाता है, तो उसकी मानसिक आयु यानी मेंटल एज जो है वो 8 वर्ष मानी जाएगी। एक बार पुनः समझ लेते हैं, किसी बच्चे की आयु, वास्तविक आयु जो है वो 6 वर्ष है, और 8 वर्ष के बच्चे के लिए कोई बुद्धि परीक्षण बना है। अब 6 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में होगा और 8 वर्ष का बच्चा किस में होगा, 6, 7, 8 मतलब दूसरी या तीसरी क्लास में होगा। तीसरी क्लास में समझ लेते हैं अपन इसे, ठीक है। तो अगर तीसरी क्लास में बने बच्चे के लिए जो बुद्धि परीक्षण है उस पर ये 6 वर्ष का बच्चा अगर सफल हो जाता है तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष मानी जाएगी। होपफुली आप समझ भी गए होंगे इसे। बात कर लेते हैं यहाँ पे तैथिक आयु की। तो तैथिक आयु या जिसे हम वास्तविक आयु बोल देते हैं या इंग्लिश में हम क्रोनोलॉजिकल एज बोल देते हैं, ये क्या चीज़ होती है। क्रोनोलॉजिकल एज जन्म से अभी तक की, जन्म से और वर्तमान अभी जिस उम्र में, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करते हैं ना, अपनी एज कैलकुलेट करते हैं डेट ऑफ बर्थ से कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आज के डेट में हम कितने दिन, कितने महीने और कितने घंटे के हो गए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो तैथिक आयु में आएंगी। आईक्यू की बात करते हैं, इंटेलिजेंस कोसेंट। इंटेलिजेंस कोसेंट को आप क्या बोल सकते हैं,
रेशियो आईक्यू भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें आगे बढ़ के समझ लेते हैं। 1905 में ये बहुत ही, इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप ले लीजिए और इसके बाद समझते हैं। 1905 में बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला परीक्षण बिने तथा साइमन ने किया। बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है एग्जाम्स में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 1905 में अल्फ्रेड बिने और उनके जो असिस्ट थे, मतलब सहयोगी थे, साइमन ने 1905 में बुद्धि परीक्षण का सबसे पहला मतलब निर्माण किया। 1908 में मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी साइमन द्वारा ही। अब 1912 में बढ़ते हैं। 1912 में क्या हुआ था? विलियम स्टर्न ने आईक्यू का संप्रत्यय दिया। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस कोसेंट। इन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था। 1916 में लुईस टर्मन ने अल्फ्रेड बिने द्वारा जो बनाया गया था बुद्धि परीक्षण, उसका महत्वपूर्ण संशोधन किया। और कहाँ किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ आ गई है कि आईक्यू का फाइनल फार्मूला किसके द्वारा दिया गया? टर्मन द्वारा दिया गया। और फाइनल फार्मूला क्या था? MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब MA डिवाइडेड बाय CA और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है आईक्यू का फाइनल फार्मूला, मतलब बुद्धि लब्धि जिसे हम बोल देते हैं आईक्यू को। तो बुद्धि लब्धि का फाइनल फार्मूला किसने दिया? टर्मन ने दिया। बट कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वो दिया था विलियम स्टर्न ने। ठीक है, स्टर्न अलग चीज़ है और विलियम स्टर्नबर्ग अलग चीज़ है, विलियम स्टर्न अलग है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ आईक्यू एंड देयर मीनिंग, मतलब आईक्यू की क्या वैल्यू है, बुद्धि लब्धि के बारे में उसका मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं वन बाय वन। अगर 20 या उससे कम है तो उसे हम क्या समझेंगे? इडियट समझेंगे, मतलब जड़ बुद्धि समझेंगे। 20 से 59 तक है, मतलब 20 to 59, तो उसे हम क्या समझेंगे? एम्बेसिल। एम्बेसिल मतलब हीन बुद्धि कह सकते हैं अपन। 60 to 69 तो उसे हम मोरन बोल सकते हैं, मतलब मूढ़ बुद्धि बोल सकते हैं। 70 to 79 तो इसे बॉर्डर लाइन फीबल माइंडेड बोल सकते हैं, मतलब सीमांत मंद बुद्धि बोल सकते हैं। इसके बाद बात आती है 80 to 89, मतलब 80 से अगर 89 तक है तो उसे डल यानी मंद बोल सकते हैं। और 90 से 109 के बीच है तो उसे हम नॉर्मल बोल सकते हैं यानी सामान्य बोल सकते हैं। 110 से 119 तक है उसे हम सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ बोल सकते हैं। 120 से 139 तक है तो उसे हम वेरी सुपीरियर बोल सकते हैं। और अगर 140 से ऊपर है तो उसे हम गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली या जीनियस बोल सकते हैं, विलक्षण बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस स्लाइड का। यहाँ से फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेविएशन आईक्यू के बारे में, मतलब विचलन बुद्धि लब्धि क्या चीज़ होती है। विचलन बुद्धि लब्धि के बारे में इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये टेट एग्जाम में पूछा गया है और बोर्ड द्वारा जो इसका आंसर दिया गया वो बताया गया कि विचलन बुद्धि लब्ध का संप्रत्यय जो है वो सर्वप्रथम वेसलर ने दिया था। वेसलर के बारे में भी अभी बात करेंगे जो इन्होंने परीक्षण तैयार किए। अब DIQ मतलब डेविएशन आईक्यू मापनी। डेविएशन आईक्यू स्केल का मानक विचलन कितना होता है? 15 होता है। और डेविएशन आईक्यू मापनी का जो माध्य होता है वो 100 होता है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ये DIQ का यानी डेविएशन आईक्यू मापनी स्केल का मानक विचलन जो होता है 15 होता है। ये क्वेश्चन MP टेट ग्रेड 2 में पूछा भी गया है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को इंक्लूड किया है। बाकी अगर विचलन बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी चैप्टर है। हालांकि यहाँ से आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं जो न्यूमेरिकल हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं बुद्धि की माप की, मतलब मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि के माप के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले बात आती है बिने और साइमन की, कि बिने और साइमन टेस्ट जो था सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था। और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया? बिने और साइमन ने। कब दिया था? 1905 में किया था। ठीक है, दिया था या किया था ऐसे कुछ भी आप बोल सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, मेरी मर्जी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, यह एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। व्यक्तिगत कह सकते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति के ऊपर एक टाइम में मतलब लागू किया जा सकता है। और इसका महत्वपूर्ण संशोधन जो है 1916 में टर्मन द्वारा कहाँ किया गया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था और जिसका नाम क्या रखा गया? स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बिने बुद्धि परीक्षण के बारे में ही बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए 1905 में ये बुद्धि परीक्षण तो बना और इसका निर्माण हुआ। 1937 में इसका दूसरा संशोधन हुआ। 1960 में तीसरा संशोधन हुआ और 1986 में चतुर्थ संशोधन मतलब फोर्थ अमेंडमेंट हुआ। और 2003 में इसका पाँचवा संशोधन हुआ। पाँचवा संशोधन जिसे हम SB5 के नाम से जानते हैं, और इस SB5 का ही प्रयोग जो होता है स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम में होता है। स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम कहें या स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में होता है।
बिने के 5वें संस्करण का, बिने द्वारा जो बुद्धि परीक्षण बनाया गया 1905 में, उसके 5वें संस्करण का प्रयोग जो होता है स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में किया जाता है। और इस 5वें संस्करण का क्या नाम है? SB5। तो याद रखिएगा, स्टैनफोर्ड बिने 5, ये एक्चुअल में इसका नाम है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1973 में क्या किया गया? देखिए, इसके नॉर्म्स तैयार किए गए। किसके? अल्फ्रेड बिने का जो परीक्षण है उसके नॉर्म्स यानी मानक तैयार किए गए। और उसमें उसकी विश्वसनीयता जो रिलायबिलिटी है वो कितनी बताई गई? 0.90। और उसकी वैधता मतलब वैलिडिटी कितनी बताई गई? 0.75 से भी ऊपर है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ये क्वेश्चन टेट में पूछा गया है कि जो बिने द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण है उसमें कितने एकांश मतलब कितने आइटम शामिल है। तो 30 एकांश बता सकते हैं आप, और ये अथेंटिक है, अथराइज्ड भी है। ठीक है। बिने तथा साइमन द्वारा इसे 5 कारकों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। वो 5 कारक कौन कौन से हैं? पहला है नॉलेज, दूसरा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तीसरा है विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग, चौथा है वर्किंग मेमोरी एंड पांचवा है फ्लूइड रीजनिंग। आप इसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला है नॉलेज, दूसरा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तीसरा है विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग और चौथा है वर्किंग मेमोरी, पांचवा है फ्लूइड रीजनिंग। अब देखिए, इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरह के सब टेस्ट शामिल थे, मतलब उप परीक्षण शामिल थे। तो इतना इनफ है इनके बारे में जान लेना। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेसलर बुद्धि परीक्षण के बारे में। वेसलर इंटेलिजेंस टेस्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 1939 में क्या हुआ? वेसलर ने वयस्कों की मतलब एडल्ट्स की बुद्धि मापने के लिए एक मापनी तैयार की उन्होंने। ठीक है, मापनी मतलब स्केल, उसका नाम था वेसलर वेलेब्यू मापनी। अब होता क्या है, इस परीक्षण में 2 फॉर्म थे। जो ये परीक्षण तैयार किया गया वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए। अच्छा, ये वयस्क कहाँ कब से कब तक के हो सकते हैं? 16 से 64 वर्ष तक के। ये याद रखिएगा, 16 से 64 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए बनाया गया था ये वेसलर वेलेब्यू मापनी। इस परीक्षण में 2 फॉर्म थे और दोनों में 10-10 सब टेस्ट थे। अब 10-10 सब टेस्ट थे, उनमें से 10 में से जो थे वो 5 शाब्दिक मापनी मतलब वर्बल स्किल थे और 5 क्रियात्मक मतलब परफॉर्मेंस स्केल थे। अब देखिए होता क्या है, 1955 में मतलब 1955 में इसका संशोधन किया गया और इसका नाम क्या रखा गया? वेसलर वयस्क बुद्धि मापनी। और वेसलर वयस्क बुद्धि मापनी जैसे शॉर्टकट में लिखा मिल जाएगा निमोनिक में WAIS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कि 1981 में इसका संशोधन हुआ था। WAIS और R नाम दिया गया था, जिसमें 11 उप परीक्षण शामिल थे। बट इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर आप प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं इतना जाना सफिशिएंट है और इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, चाहे वो कोई भी टेट एग्जाम हो। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, चूंकि अब देखिए हमें प्राइमरी लेवल में एग्जाम देना है तो हम प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात करते हैं जो हमारे लायक है। ये क्या हुआ 1939 में तो हो गया, 10 साल बाद क्या हुआ 1949 में वेसलर ने बच्चों की बुद्धि मापने के लिए एक दूसरा परीक्षण तैयार किया और जिसे क्या बोला गया? WISC मतलब वेसलर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन। WISC मतलब वेसलर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन इसे कहा गया। और ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए था? 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए 2014 में इसका नवीनतम संस्करण आ गया है जिसका नाम है WISC 5। और इसमें क्या होता है, फुल IQ स्कोर आप 45 से 65 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कितने स्किल शामिल हैं वो देख लीजिए। इसमें जो 5 वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, विजुअल स्पेशियल इंडेक्स, फ्लूइड रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, ये 5 चीज़ें शामिल हैं नवीनतम संस्करण जो 2014 में आया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। और इसके अलावा इसको एक चीज़ और याद रख सकते हैं, 1974 में इसका जो पहला संशोधन हुआ था उसे WISCR नाम दिया गया था। चूँकि मुझे लिखने में दिक्कत होती है स्क्रीन में ना, तो मैं ऐसे बोल के बता देता हूँ आपको, WISCR नाम दिया गया था 1974 में, ये जो इसमें संशोधन हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना है। नवीनतम संस्करण कब आया है? 2014 में। नाम क्या है? WISC 5 मतलब 5वां संस्करण है एक्चुअल में, ये याद रख सकते हैं आप। और फुल IQ स्कोर 45 से 65 मिनट में आप ज्ञात कर सकते हैं। कितने स्केल है? 5 स्केल है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए विस्लर एक काम और करते हैं, यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। विस्लर एक चीज़ और करते हैं, क्या करते हैं? अत्यंत छोटे बच्चों की बुद्धि मापने के लिए एक और परीक्षण का निर्माण करते हैं। कब करते हैं? 1967। पहले वाले का किसमें किया था? वयस्क वाले का 1939 में। बच्चों के लिए मतलब जो 6 से 16 वर्ष के बच्चे हैं 1949 में मतलब 1949 में।
और फिर 1967 में अत्यंत छोटे बच्चों के मतलब लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण करते हैं। मतलब बड़ों से स्टार्ट होते हैं, फिर बीच वाले में आते हैं और सबसे छोटे बच्चों के लिए सबसे लास्ट में बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1967 में। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, मतलब प्री प्राइमरी लेवल के बच्चे। और इसे क्या नाम दिया गया था? WPPSI, मतलब वेस्लर प्री स्कूल प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ये जो बनाया गया था WPPSI, इसमें 11 उप परीक्षण शामिल थे, 6 शाब्दिक मापनी मतलब वर्बल स्केल और 5 क्रियात्मक मापनी मतलब परफॉर्मेंस स्केल शामिल थे। ये चीज़ इतना जानना पर्याप्त है। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेमंड कैटल का जो संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है। कैटल्स कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें कितनी मापनियाँ थी, कितनी स्केल थी? 3 स्केल थी। पहले स्केल में क्या किया जाता था? 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, मतलब ये उनका बुद्धि परीक्षण मापने के लिए, तथा मानसिक दोष या फिर मानसिक दोष वाले वयस्क हैं उनके लिए यूज़ किया जा सकता था। जो दूसरा स्केल था उसमें क्या होता था? 8 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए तथा औसत वयस्कों के लिए प्रयोग किया जा सकता था। और जो तीसरा स्केल था उसमें क्या किया जाता था? हाई स्कूल तथा कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर 14+ बच्चों के लिए, मतलब जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए। और इसकी सबसे खास बात क्या थी कि इन तीनों मापनी के जो एकांश थे, मतलब आइटम्स थे, एकांश क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं एकांश क्या कह रहा हूँ। जो इसके मापने के एकांश थे वो सांस्कृतिक कारक, सामाजिक श्रेष्ठता या पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त थे। और ये एक प्रकार का यह अभाषाई बुद्धि परीक्षण था, मतलब भाषा का प्रयोग नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं, रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स देखते हैं, जिसे हम RPM बोल देते हैं, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि RPM को फुल फॉर्म क्या है। रेवन ने इसका निर्माण कब किया था? 1938 में। 1938 में किया था। 1939 में क्या हुआ था? वेस्लर ने वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए परीक्षण तैयार किया था, वेस्लर बेलेव्यू मापनी। ये चीज़ आपने याद रखना है। 1939 में पता चल गया क्या हुआ था? 1938 में, उसके एक साल पहले, रेवन ने इसका निर्माण किया था। किसका? RPM का, मतलब रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का। यह एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यह एक अशाब्दिक, अब ये शाब्दिक क्या है, अशाब्दिक क्या है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। इस परीक्षण के 2 प्रकार थे। कौन से थे? एक बच्चों के लिए था, दूसरा वयस्कों के लिए था। जो बच्चों के लिए था उसे रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बोला जाता था और जो वयस्कों के लिए था उसे स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बोला जाता था। तो ये चीज़ें होपफुली आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। जो CPM था, मतलब कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, उसके बारे में क्या बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो CPM आपको शॉर्टकट पूछ देता कि CPM का फुल फॉर्म क्या है। तो कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किसके द्वारा दिया गया था? रेवेंस के द्वारा। किसके लिए था? बच्चों के लिए था। कितने सब टेस्ट थे इसमें? देखिए, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो बच्चों के लिए था, इसमें 3 सब टेस्ट थे और 3 सब टेस्ट में पहला वाला सरल था, एक A था, दूसरा A और स्मॉल b था और तीसरा B था। तो B सबसे कठिन था, ये थोड़ा मतलब मॉडरेट था और ये ईजी था। तो इस तरह से इन्होंने 3 सब टेस्ट शामिल किए थे। अब आगे बात करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों के बारे में पढ़ना है और उनकी साइकोलॉजी के बारे में जानना, उनके मनोविज्ञान के बारे में जानना है। वयस्कों के बारे में डिस्कस नहीं करनी है और ना ही फालतू में अपना दिमाग डिस्टर्ब करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बुद्धि परीक्षण के प्रकार की बात करते हैं। देखिए, बुद्धि परीक्षण के प्रकार की अगर हम बात करें तो क्रियान्वयन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर या उसके तरीकों के आधार पर हम बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें तो 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण, यानी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। और इसका क्रियान्वयन क्या होता है? इसका क्रियान्वयन आप एक समय में एक ही व्यक्ति पर कर सकते हैं। जैसे बिने साइमन टेस्ट है, वो क्या है? इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है, मतलब IIT कह सकते हैं, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। कोह का ब्लॉक डिजाइन जो है वो क्या, अभी इनके बारे में भी कंप्लीट डिस्कशन होगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कोह का ब्लॉक डिजाइन क्या है? मतलब व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण है। पास अलोंग टेस्ट क्या है? ये भी व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण है। और ये घन रचना परीक्षण क्या है? ये भी व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण है। बात करें अगर सामूहिक बुद्धिमत्ता परीक्षण की, तो देखिए ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी समूह में बुद्धि परीक्षण कैसे किया जा सकता है। और इसके 2 एग्जाम्पल यहाँ पे, आर्मी अल्फा परीक्षण यानी आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। ये कब किया गया था? आपको याद होगा कि 1914 मतलब 1914 से 1919 के बीच ये जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसके दौरान इस टेस्ट का निर्माण किया गया था। किसका? समूह बुद्धिमत्ता परीक्षण का। और अमेरिका में ये सब हुआ था, मतलब सेना की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए टेस्ट बनाया गया था। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे एकांश के स्वरूप, मतलब आइटम्स के स्वरूप के आधार पर बुद्धि परीक्षण के प्रकार। एक होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण,
एक होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, एक होता है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और एक होता है आभासाई बुद्धि परीक्षण। अब देखिए इनके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि ये क्या चीज़ होते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग होगा, इसके एकांश में भी भाषा का प्रयोग होगा। अगर वस्तुओं को वास्तविक जोड़ तोड़ अगर बात करें तो वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ शामिल नहीं होता कि मतलब वस्तुओं को जोड़ें आप। इसमें होता क्या है, निर्देश में मतलब इंस्ट्रक्शन में भाषा का प्रयोग और एकांश में मतलब आइटम्स में जो भी आपको क्वेश्चन किए जाते हैं उसमें भाषा का प्रयोग शामिल होगा। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, निर्देश में भाषा का प्रयोग होगा लेकिन एकांश में भाषा का प्रयोग नहीं होगा और ना ही वस्तुओं को मैनिपुलेट करना मतलब वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ इसमें शामिल नहीं होगा। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में सिर्फ निर्देश के लिए भाषा का प्रयोग होता है, बाकी और किसी में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में देखिए, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में निर्देश में भाषा का प्रयोग होता है लेकिन एकांश में यानी आइटम्स में भाषा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, और वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ शामिल होता है मतलब परफॉर्मेंस आप कैसा कर रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। और अभाषाई बुद्धि परीक्षण में इसमें ना तो निर्देश में भाषा का प्रयोग होता है, ना एकांश में भाषा का प्रयोग होता है और ना ही वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ शामिल होता है। अब इसके एक एक एग्जाम्पल उठा के देख लेते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एग्जाम्पल है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है वो किसका एग्जाम्पल है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। ये सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है या अशाब्दिक है या क्रियात्मक है या अभाषाई है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, किसी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी लेवल पे। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें तो कोह का ब्लॉक डिजाइन, पास अलोंग घन रचना, ये सारी चीज़ें क्या है क्रियात्मक, इनके बारे में भी समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और अभाषाई बुद्धि परीक्षण जैसे कह सकते हैं कि गुड एनफ का डायमंड टेस्ट और कैटल का संस्कृत मुक्त परीक्षण, ठीक है, संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण अभाषाई बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। अब देखिए पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था, परफॉर्मेंस स्केल टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट कह सकते हैं, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया था, तो सेगुइन का नाम याद रखिएगा, 1866 में बनाया था और इसका नाम क्या था, सेगुइन फॉर्म बोर्ड। कुछ अन्य क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की बात कर लेते हैं, उनमें से सबसे पहला है कोह का ब्लॉक डिजाइन, और यहाँ से जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं हर चीज़ एग्जाम में पूछी गई है। कब बनाया गया था कोह द्वारा, 1923 में। इसमें लकड़ी के एक एक वर्ग इंच के 16 ब्लॉक होते हैं, तो ब्लॉक की संख्या कितनी होती है 16, और जिसकी मदद से 10 डिजाइन बनाना होता है। होपफुली अगर सब कुछ सही रहा तो अगले वीडियो में ये कोह का ब्लॉक डिजाइन मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे बनाते हैं, ये ब्लॉक डिजाइन होता क्या एक्चुअल में। अच्छा, इसमें कैसे बुद्धि का परीक्षण किया जाता था, तो डिजाइन बनाने में लगे समय व त्रुटि के आधार पर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की माप की जाती थी। तो 1923 में निर्मित किया गया कोह के द्वारा एक एक वर्ग इंच के 16 ब्लॉक होते हैं और जिनकी मदद से 10 डिजाइन बनाना होता है, और डिजाइन बनाने में जो आपका समय लगा, जो आपसे त्रुटि हुई, उसके आधार पर आपकी बुद्धि की माप की जाती है। तो ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, पास अलोंग टेस्ट। ये पास अलोंग टेस्ट क्या होता है, अलग अलग कार्ड पर 9 डिजाइन बने होते हैं, ध्यान से समझिएगा, अलग अलग कार्ड पर 9 डिजाइन बने होते हैं, तो ये डिजाइनों की संख्या याद रखिएगा। लाल व नीले रंग के आयताकार व वर्गाकार 13 ब्लॉक होते हैं, तो यहाँ पे 13 ब्लॉक होते हैं। हमने बात की थी कोह ब्लॉक डिजाइन में, तो उसमें 16 ब्लॉक होते थे, 10 डिजाइन बनाना होता था। यहाँ पे 13 ब्लॉक होते हैं, पास अलोंग टेस्ट में 9 डिजाइन बने होते हैं और 4 भिन्न भिन्न आकार के छोटे छोटे बक्स होते हैं। अब जो कार्ड में डिजाइन बनी होती है उसके विपरीत डिजाइन बनाकर बुद्धि की माप की जाती है। मतलब ये जो अलग अलग कार्ड पर 9 डिजाइन बनी होती है उसके मतलब अपोजिट डिजाइन बनाई जाती है और उससे बुद्धि की माप की जाती है। तो ये 13 ब्लॉक आप याद रखिएगा, 9 कार्ड याद रखिएगा, और ये लाल और नीले रंग ये भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, लाल और नीला रंग एमपी टेट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और बात करते हैं घन रचना परीक्षण की, मतलब क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। निर्माण किसने किया था, गा, मतलब इसे आप इंग्लिश में GAW लिख सकते हैं, गा द्वारा निर्मित किया गया था। 3 मॉडल होते हैं और कुल मिलाकर 26 घन होते हैं। तो घन रचना परीक्षण में कितने मॉडल होते हैं, 3 होते हैं। निर्माण किसने किया था, गौ ने किया था। और कुल घन कितने होते हैं, तो 26। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जब आप दूसरी बार वीडियो देखेंगे तो आप उसे क्या करेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे, और जो चीज़ें समझ नहीं आई या जो चीज़ सबसे ज़्यादा समझ आ गई है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या बेहतर ढंग से समझा। अब देखिए ये 7वां वीडियो था हमारा बुद्धि और बुद्धि परीक्षण का। अब यहाँ पे हम कुछ आगे बात करेंगे जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, मतलब बुद्धि के सिद्धांत हैं, वो हमारा 8वां वीडियो होगा। CDP फुल कोर्स चल रही है, CDP फुल कोर्स बाय शीतल गुप्ता, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पे, और आप यहाँ से
देख सकते हैं। आगे हम बात क्या करेंगे, स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत है या बहुकारक सिद्धांत है, पदानुक्रमिक सिद्धांत है मतलब हेरारिकल थ्योरी जो है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, कैटल एवं हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत जो है, कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल है जो, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर कुछ क्रिया प्रधान सिद्धांत भी है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, अपकमिंग वीडियो वेट कीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।